विपक्ष ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से गुहार लगाई थी कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ दिशा निर्देश जारी करे। मगर डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इसमें दखल देने से साफ तौर पर मना कर दिया। बकौल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, इस देश का नेता यानी राजनेता भी इस देश के आम इंसान की तरह है, उसे भी उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिस तरह से आम इंसान गुजरता है। क्या है इस फैसले के मायने, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में इस फैसले को लेकर जश्न है, और भविष्य में चूंकि लोकसभा चुनावों में 1 साल बचा है, इसका क्या असर पड़ने वाला है। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतला दूं सरल शब्दों में यह खबर क्या है। इत्तेफाकन दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का यह फैसला या यह दिशा निर्देश उस दिन आया है जब मलयालम चैनल मीडिया वन को लेकर उनका ऐतिहासिक फैसला सामने आया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार से कहा कि अगर प्रेस आपकी आलोचना करता है, आपसे सवाल करता है, तो यह देशद्रोह नहीं है। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि यह जो फैसला है जिसमें ईडी सीबीआई को लेकर विपक्ष की जो दलील थी, जो याचिका थी, जो उसे वापस लेनी पड़ी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। स्क्रीन पर आपकी खबर, नेताओं को विशेष छूट नहीं दे सकते। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की याचिका पर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आपकी याचिका से यह लग रहा है कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बहस में आप कह रहे हैं कि नेताओं को गिरफ्तारी से बचाया जाए। यह कोई हत्या या सेक्सुअल असॉल्ट का केस नहीं है। हम इस तरह आदेश कैसे जारी कर सकते हैं। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर कहा कि हम इस पर एक ब्लैंकेट आदेश जारी नहीं कर सकते, मगर हां अगर केंद्र सरकार 1 या 2 व्यक्तियों पर निशाना साधती है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है, तो हम उसमें दखल दे सकते हैं, मगर एक व्यापक आदेश जारी नहीं कर सकते। क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट में, आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नेताओं को विशेष इम्यूनिटी, छूट नहीं दी जा सकती। नेताओं के भी आम नागरिकों जैसे अधिकार हैं। अगर सामान्य गाइडलाइन जारी की तो यह खतरनाक प्रस्ताव होगा। नेताओं की गिरफ्तारी पर अलग से गाइडलाइन नहीं हो सकती। याचिका वापस ले ली गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। आप चाहें तो याचिका वापस ले सकते हैं। अदालत के लिए यह मुश्किल है, इसलिए दलों ने अब याचिका वापस ले ली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह कोई ऐसी याचिका नहीं है जो प्रभावित लोगों ने दाखिल की है। दोस्तों बहस के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि 14 विपक्षी दलों के वकील थे, उन्होंने कहा देखिए प्रक्रिया ही सजा है। अधिकतर केसेस झूठे होते हैं और विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा जाता है, और यह प्रक्रिया लंबे अरसे तक चलती है। कई विपक्ष के नेता जो हैं जेल में होते हैं, बाद में उन्हें बेल भी मिल जाती है, तो यह जो प्रक्रिया है वही सजा हो जाती है। अभिषेक मनु सिंघवी आगे क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम वैसा नहीं कह रहे हैं, हम चल रही जांच में दखल देने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम महज गाइडलाइन देने के लिए आपसे अपील कर रहे हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं अभिषेक मनु सिंघवी इससे पूरी तरह से हार नहीं मानते हैं। उन्होंने क्या कहा मैं चाहूंगा आप सुने, क्योंकि उन्होंने यह कहा है कि जो व्यक्तिगत केसेस हैं उसे सुप्रीम कोर्ट जरूर सुनेगा, मगर फिलहाल के लिए उनसे कहा गया है कि भाई आप याचिका वापस ले लें। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने जानबूझकर इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि मैं पेश हुआ था कोर्ट में, इसलिए ये संक्षिप्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत आदरपूर्वक और सौहार्द के साथ करीब 20 मिनट तक सुना मामला। उन्होंने इस वक्त एंटरटेन करने और आगे बढ़ने से मना किया, लेकिन बड़े स्पष्ट रूप से मेरिट्स पे, मुद्दे पे कोई भी ऑब्जर्वेशन विरुद्ध नहीं दिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि हम इस वक्त इस व्यापक मुद्दे को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई इंडिविजुअल केस हो या कोई इंडिविजुअल मुद्दा हो तो उच्चतम न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तीसरा, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से एट दिस स्टेज शब्द का इस्तेमाल किया
और फिर कहा कि हम इस याचिका को वापस ले सकते हैं, यानी बाद में भविष्य में अगर चाहें तो दूसरे रूप में ये याचिका वापस फाइल हो सकती है पुनः। इसके जो मुख्य मुद्दे हैं सिर्फ आपके संज्ञान के लिए कि गणतंत्र में अगर आप 95% केसेस इस प्रकार के सिर्फ विपक्ष के लोगों के विरुद्ध करें तो फिर ये एक समतल ज़मीन नहीं होती गणतंत्र लोकतंत्र के लिए, और ये मूल ढांचे को उल्लंघन करता है। ये मुद्दा एक प्रकार से खुला पड़ा है और कभी भविष्य में भी आ सकता है। दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी चाहे जो भी कहें, हकीकत ये है कि ये जो मामला है वो विपक्ष के लिए करारा झटका है। और वो झटका इसलिए है क्योंकि अब लोकसभा चुनावों में 1 साल है। कर्नाटक के चुनाव अभी 1 महीने के अंदर हैं। अभी कर्नाटक में रेड्स का सिलसिला शुरू हो गया है। अगले 1 साल में करीब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इनमें से कम 3 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सीबीआई दखल देने वाली है, इनकम टैक्स घुसने वाली है, ईडी घुसने वाली है। और हमने देखा था उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, उस दौरान भी हमने देखा किस तरह से ईडी, एनआईए सब घुस गए थे। याद कीजिए, पश्चिम बंगाल के चुनावों में भी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी घुस गई थी। ममता बनर्जी जब जीती थी तो उनके 4 विधायकों, जिनमें मंत्री भी थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर फिर बाद में अदालत ने उन्हें बेल दे दी। अब चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभिषेक मनु सिंघवी या 14 विपक्षी दलों से कहा है कि आप अपनी याचिका वापस ले लें, तो भारतीय जनता पार्टी से अपनी जीत बता रही है। और जीत बताने के बाद हो यह रहा है दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि उन्हें लाइसेंस मिल गया है, अब वो जो मर्जी कर सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया। सुनिए पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं। अगर किसी भ्रष्टाचारी को यह गलत फहमी है कि भ्रष्टाचार करेंगे और कानून का हाथ उन तक नहीं पहुंचेगा, तो उनको बता दूं ये मोदी सरकार है, जनता से लूटा गया 1-1 रुपया वसूला जाएगा। आगे वो क्या कहते हैं दोस्तों, ये भी आपके स्क्रीन पर। एक भाव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में कि कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं है, सब एक समान है, और एक भाव कुछ भ्रष्टाचारी नेताओं में है कि वो कानून से ऊपर हैं। आज इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आप नेता भी हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आपके लिए कोई अलग कानून होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल किया जा रहा है। याद कीजिए, पूर्वोत्तर में चुनाव थे, मेघालय के बारे में अमित शाह और प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। देश के गृह मंत्री ने कहा था कि मेघालय इस देश की नंबर 1 भ्रष्ट सरकार है, और फिर उसी नंबर 1 भ्रष्ट सरकार की पार्टी के साथ इन्होंने सरकार बनाई। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। आज अगर बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं, तो कृपया इन सवालों और इन चेहरों पर जवाब दीजिए। शुवेंदु अधिकारी, इनके खिलाफ आपने केस किया हुआ था, वो केस कहां गया? आपके स्क्रीन पर यह नारायण राणे, इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप थे, वो केस कहां गया जैसे वो बीजेपी में शामिल हो गए। आपके स्क्रीन पर एकनाथ शिंदे, इनके साथ 40 विधायक जो हैं वो भाजपा में के साथ आए और सरकार बना दी। उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। करीब 12 विधायक थे जिन पर ईडी के केसेस चल रहे थे, वो मामले कहां गए? हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने लंबी चौड़ी बात की थी और उनकी गिरफ्तारी भी लगभग होने वाली थी, मगर फिर रहस्यमय तरीके से वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं और सारे केसेस उड़नछू हो जाते हैं। मैं आपको ऐसी ढेरों मिसाल दिखा सकता हूं, ढेरों मिसाल दे सकता हूं जहां नेता जो हैं वो शामिल हो जाते हैं और उनके सारे केसेस खत्म हो जाते हैं, सारे केसेस। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसके क्या मायने हैं? ये तो महज एक ढकोसला हुआ ना, ये तो एक खोखला नारा हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुना दिया
यकीन मानिए दोस्तों, इसे भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत मान रही है। और अब आने वाले दिनों में, चूंकि चुनावी मौसम है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 365 दिन चुनावी दिन होते हैं, रोज ही ये लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी चुनावी सभाएं करते हैं, मैं नहीं जानता हूं कि बतौर प्रधानमंत्री उनका किरदार उतना संजीदा है या नहीं। कहने का अर्थ यहां पर क्या है? कहने का अर्थ यह है कि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। और जब चुनावी मूड में रहती है तो उसी के साथ जुड़ा हुआ है ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, इनकम टैक्स का दुरुपयोग। और आप देख सकते हैं कि निशाने पर कौन है। बड़ा प्रश्न दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के इतने नेता आपके सामने मौजूद हैं, इन पर कभी कोई एक्शन हुआ? गौतम अडानी प्रधानमंत्री के परम मित्र, खुद सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी जांच के आदेश दे दिए, मगर यह सरकार जो है वो ईडी और सीबीआई की जांच तो बहुत दूर की बात है, ईडी और इनकम टैक्स की जांच तो बहुत दूर की बात है, जेपीसी की जांच भी नहीं कराना चाहती। याद कीजिए दोस्तों, कर्नाटक का वो भारतीय जनता पार्टी विधायक जिसके घर से 6 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसके बेटे के घर से यह बताया जाता है कि 40 लाख की रिश्वत का आदान प्रदान हुआ। क्या ईडी ने वहां प्रवेश किया? क्या सीबीआई वहां गई? क्या इनकम टैक्स वहां गई? बिल्कुल नहीं। मगर जेल में कौन है? जेल में नवाब मलिक हैं, मनीष सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन हैं। देखिए, जो गलत करेगा वो भुगतान करेगा, दो राय नहीं है। मगर पिछले 5-6 सालों में एक बात स्पष्ट हो गई है, खास तौर पर 2019 के बाद, कि निशाना होता है तो सिर्फ विपक्ष पर होता है। भारतीय जनता पार्टी पाक साफ है। भारतीय जनता पार्टी वो मशीन है जिसमें अगर कोई नेता शामिल हो जाए तो उसके तमाम दाग धुल जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में दाग अच्छे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने यह आदेश जारी कर दिया है, मगर यकीनन यह विपक्ष के लिए करारा झटका है, क्योंकि विपक्ष ये उम्मीद कर रहा था कि कम से कम ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाएं, क्योंकि हम ये ना भूलें, 1 साल बचा है लोकसभा चुनावों के लिए। अगर आप विपक्ष के नेताओं में झूठे फर्जी केसेस में उलझा कर रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो चुनावी कैंपेनिंग में नहीं जा सकते। और ऐसे में चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की तो बल्ले बल्ले है, और उनके हाथ कहीं ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि एजेंसीज आपके पास हैं, प्रचार तंत्र आपके पास है और मीडिया आपके पास है। तो ये तथ्य हैं विपक्ष के लिए करारा झटका। मगर यकीनन आज जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो आज घटनाक्रम हुआ है, इसका इस्तेमाल आने वाले 1 साल में और भी ज्यादा भीषणता से बीजेपी सरकार करने वाली है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।